आज हम एक ऐसे क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट की गहराई में उतर रहे हैं जो या तो क्रिप्टो की दुनिया का अगला बड़ा सितारा बन सकता है या फिर बस एक हवा का बुलबुला। हम्म। हम बात कर रहे हैं इंटरलिंक नेटवर्क और इसके आईटीएलजी टोकन की। हम्म। और इसका आइडिया बड़ा अनोखा है, एक रियल ह्यूमन ब्लॉकचेन बनाना। बिल्कुल, एक ऐसा नेटवर्क जो बॉट्स पर नहीं बल्कि वेरीफाइड इंसानों पर चलता है। और यही इसकी सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विवादास्पद बात भी है। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें इंटरलिंक का पूरा रोड मैप है, उनके व्हाइट पेपर के कुछ हिस्से हैं, एक्सपर्ट विश्लेषण है और तो और एक स्कैम अलर्ट वीडियो भी है। हाँ, जो इस पर गंभीर सवाल उठाता है। तो आज हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि एक तरफ जहां इसका एक फॉर्मूला इसे $100 का भविष्य दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे स्कैम अलर्ट क्यों कह रहे हैं। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। और ये पहेली सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये इंसानी भरोसे की है, लालच की है और भविष्य का इंटरनेट कैसा दिखेगा उससे जुड़ी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इंटरलिंक का ये रियल ह्यूमन ब्लॉकचेन वाला आइडिया, ये काम कैसे करता है? स्रोतों में प्रूफ ऑफ पर्सनहुड का जिक्र है, ये आखिर क्या बला है? प्रूफ ऑफ पर्सनहुड इसका मतलब सबसे मुख्य कॉन्सेप्ट है। ओके। आसान भाषा में नेटवर्क पर शामिल होने के लिए आपको ये साबित करना होगा कि आप एक असली जिंदा इंसान हैं। और ये साबित कैसे होगा? इसके लिए इंटरलिंक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करता है, जैसे कि फेशियल रिकग्निशन या कह सकते हैं फेस स्कैन। अच्छा। इसका मकसद एक ऐसा डिजिटल स्पेस बनाना है जहां हर एक अकाउंट के पीछे एक वेरीफाइड इंसान हो, कोई बॉट नहीं। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। मतलब बॉट्स और फेक न्यूज की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। हो सकता है। लेकिन हमारे स्रोतों में एक और दिलचस्प बात है, इसका डुअल टोकन मॉडल। एक नहीं बल्कि 2 टोकन, ITLG और ITL। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऐसा क्यों किया गया है? यहाँ पर चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। स्रोतों के अनुसार ये ड्यूल टोकन मॉडल बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया गया है। पहला है ITLG यानी इंटरलिंक जेनेसिस टोकन। इसे आप नेटवर्क की इक्विटी या हिस्सेदारी की तरह समझ सकती हैं। इक्विटी, ओके। इसकी कुल सप्लाई 100 बिलियन है और इसे सिर्फ वेरीफाइड इंसान अपने मोबाइल से माइन कर सकते हैं। और इसका मुख्य काम है गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब DAO यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में वोटिंग पावर देना। ये एक तरह से नेटवर्क की डिजिटल संसद होती है जहां होल्डर्स ही मिलकर फैसले लेते हैं। ठीक है, तो ITLG हो गया गवर्नेंस के लिए। हाँ। और दूसरा टोकन ITL यानी इंटरलिंक टोकन। इसे आप डिविडेंड या इनाम की तरह समझ सकते हैं। इसकी कुल सप्लाई 10 बिलियन है। अच्छा। ये उन लोगों को रिवॉर्ड के तौर पर मिलता है जो ITLG होल्ड करते हैं। इसका असली इस्तेमाल पेमेंट, ट्रेडिंग और दूसरी सर्विसेज के लिए होगा। मतलब? एक स्रोत में इसकी बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। ये उस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वाली कहानी जैसा है। यहाँ ITLG वो मुर्गी है और ITL सोने के अंडे हैं। वाह, मतलब आप मुर्गी को नहीं बेचते, आप अंडों का इस्तेमाल करते हैं। ये तो काफी चालाकी भरा सिस्टम लगता है ना? बिल्कुल। और इसके पीछे की सोच क्या है ये समझना जरूरी है। बताइए। क्रिप्टो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डंपिंग। लॉन्च होते ही लोग अपना प्रॉफिट लेकर बेचकर निकल जाते हैं। हाँ, जिससे कीमत क्रैश हो जाती है। एग्जैक्टली। ये ड्यूल टोकन मॉडल उसी इंसानी आदत को बदलने के लिए बनाया गया है। ये आपको ITLG होल्ड करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि आपको लगातार ITL रिवॉर्ड्स मिलते रहें। तो ये सिर्फ एक टोकन सिस्टम नहीं है? नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक टूल है जो लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेडर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सोने की मुर्गी वाला आइडिया तो दिलचस्प है, लेकिन हम सब जानते हैं कि असली सवाल तो एक ही है। उन सोने के अंडों की या उस मुर्गी की कीमत क्या होगी? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये हमें अमीर बनाएगा या हमारा समय बर्बाद करेगा? और इसको लेकर हमारे स्रोतों में एक बहुत ही हैरान करने वाला फॉर्मूला है। हाँ, और यही फॉर्मूला इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह और संदेह दोनों पैदा करता है। अच्छा। एक YouTube वीडियो स्रोत के मुताबिक जो इंटरलिंक के V1 व्हाइट पेपर का हवाला देता है, ITLG की कीमत का एक फॉर्मूला है। और मॉडरेटर्स कहते हैं कि वो आज भी प्रासंगिक है। जी, फॉर्मूला ये है कि कीमत सीधे तौर पर नेटवर्क पर मौजूद कुल इंटरलिंक IDs की संख्या के क्यूब के बराबर है। एक मिनट, क्यूब मतलब? घात 3। बिल्कुल, घात 3। इसका मतलब सीधा सा है, जितने ज्यादा यूजर्स उतनी ज्यादा कीमत। लेकिन ये कोई मामूली बढ़त नहीं है। यहाँ क्यूब का फॉर्मूला है, जिसका मतलब है कि अगर यूजर्स 10 गुना बढ़ें
तो कीमत 1000 गुना बढ़ सकती है। 1000 गुना, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दाव है। स्रोत में इस फॉर्मूले के आधार पर कुछ अनुमान भी दिए गए हैं। क्या अनुमान है? 1 करोड़ यूजर्स पर कीमत लगभग $1 हो सकती है। 10 करोड़ यूजर्स पर ये $10 तक पहुंच सकती है। और 1 अरब यूजर्स पर कीमत $100 तक जा सकती है। 1 अरब यूजर्स पर $100, ये तो सुनने में किसी सपने जैसा लगता है। इतिहास में कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो असल में 1 अरब यूजर्स तक पहुंचे हैं? फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, गिनती के कुछ ही नाम है। सही बात है। क्या ये फॉर्मूला सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक नहीं है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें? आपका संदेह बिल्कुल जायज है और यही सवाल कई लोग उठा रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। तो क्या इसे गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए, इसे सिर्फ हवाई बात कहकर खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरलिंक ने अपने ऑफिशियल रोड मैप में 2027 से 2030 तक 1 अरब वेरीफाइड यूजर्स तक पहुंचने का लक्ष्य साफ साफ लिखा है। अच्छा, तो ये उनके रोड मैप का हिस्सा है? जी, यानी उनका पूरा बिजनेस मॉडल और ये कीमत का फॉर्मूला, ये एक दूसरे से कसकर जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा दांव है जिसमें या तो वे बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे या फिर बुरी तरह नाकाम होंगे। इसका मतलब ये भी है कि अगर यूजर ग्रोथ धीमी रही तो कीमत कुछ भी नहीं होगी? बिल्कुल। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, 5 लाख यूजर्स पर कीमत सिर्फ 5 सेंट हो सकती है। सब कुछ कम्युनिटी को तेजी से बढ़ाने पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि टोकन की लॉन्चिंग डेट जो 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में हो सकती है, वो भी यूजर ग्रोथ पर ही निर्भर करती है। मतलब अगर यूजर्स नहीं बढ़े तो लॉन्च भी टल सकता है? हाँ, अगर उनके पास पर्याप्त यूजर बेस नहीं हुआ तो वे लॉन्च को आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यूजर ग्रोथ ही सब कुछ है, लेकिन 1 अरब लोगों को जोड़ने के अलावा इनके और क्या बड़े प्लान हैं? क्या स्रोतों में इनके रोड मैप के बारे में और भी कुछ है? हाँ, इनका रोड मैप भी इनकी सोच की तरह ही बहुत बड़ा है। 2026 तक वे बड़े ग्लोबल सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर लिस्टिंग का लक्ष्य रख रहे हैं। ओके, ये तो स्टैंडर्ड है। लेकिन उससे भी बड़ा लक्ष्य है अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज यानी NYSE में लिस्ट होना। NYSE में लिस्टिंग, एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। लेकिन क्या ये हकीकत में संभव है? अमेरिकी रेगुलेटर्स क्रिप्टो को लेकर इतने सख्त हैं। क्या स्रोतों में इस बात का कोई जिक्र है कि वे इस रेगुलेटरी चक्रव्यूह को कैसे पार करेंगे? यह एक बेहतरीन सवाल है। स्रोतों में इस पर ज्यादा जानकारी नहीं है कि वे इसे कैसे करेंगे, लेकिन यह उनके विजन को दिखाता है। वे खुद को सिर्फ एक और क्रिप्टो टोकन की तरह नहीं देखते, बल्कि एक बड़ी टेक कंपनी की तरह देखते हैं जो वॉल स्ट्रीट पर अपनी जगह बनाना चाहते हैं। और भी कुछ? इसके अलावा वे एक मिनी ऐप मार्केटप्लेस बनाने की योजना भी बना रहे हैं, जो सीधे एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर को टक्कर दे सके। तो एक तरफ ये $100 का सपना और NYSE में लिस्टिंग का वादा है, लेकिन क्या सारे स्रोत इतनी ही आशावादी तस्वीर पेश करते हैं या कुछ और भी अनुमान है? हमें एक संतुलित तस्वीर देखनी चाहिए और दूसरे स्रोत हमें जमीन पर वापस लाते हैं। अच्छा, वो फॉर्मूले वाला अनुमान, वो एक बेस्ट केस सिनारियो है। हमारे पास एक न्यूज आर्टिकल का स्रोत है जिसका अनुमान है कि लॉन्च के समय ITLG की शुरुआती कीमत $0.002 से $0.006 के बीच हो सकती है। क्या $0.002? ये तो उस $1 वाले अनुमान से जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। मतलब एक तरफ $100 और एक तरफ आधे सेंट से भी कम, ये तो बहुत ही बड़ी रेंज है। जी, और एक और स्रोत है जो एल बैंक एक्सचेंज से है। वो कुछ यूजर्स के इनपुट और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर 2030 तक कीमत $1.34 के आसपास दिखाता है। तो हमारे पास कुछ सेंट से लेकर $1.34 से लेकर $100 तक के अनुमान है। सही कहा। ये साफ दिखाता है कि अभी भी बहुत कुछ अनिश्चित है और सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपने बड़े बड़े वादों को पूरा कर पाते हैं या नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, भरोसे का सवाल। जब भी कोई चीज फ्री होती है और इतने बड़े वादे करती है तो शक होना लाजमी है ना? बिल्कुल। हमारे पास तेलुगु में एक YouTube वीडियो का स्रोत है जिसका टाइटल ही है इंटरलिंक स्कैम अलर्ट। उसमें लोगों के मन में यही डर है, क्या ये सिर्फ समय की बर्बादी है? और सबसे बड़ा डर, क्या हमारी पहचान, हमारे बायोमेट्रिक डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है? और ये इस प्रोजेक्ट का सबसे संवेदनशील और जरूरी पहलू है। बॉट्स को खत्म करने के लिए वे फेस स्कैन का इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन चिंता ये है कि इस डेटा का होगा क्या, इसे कौन कंट्रोल करेगा, क्या ये सुरक्षित है? ये सवाल तो जायज हैं। बहुत जायज है। तो क्या उनके व्हाइट पेपर या दूसरे स्रोतों में इन चिंताओं का कोई जवाब है? हाँ, इंटेलिंक के व्हाइट पेपर में जीरो नॉलेज प्रूफ जैसी तकनीकों का जिक्र है। जीरो नॉलेज प्रूफ, ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? ये एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है। इसे ऐसे समझिए कि आप किसी को ये साबित कर सकते हैं कि आपके पास एक तिजोरी की चाबी है, बिना उसे वो चाबी दिखाए। एग्जैक्टली। इसी तरह जीरो नॉलेज प्रूफ की मदद से नेटवर्क आपकी पहचान को वेरीफाई कर सकता है बिना आपका असल बायोमेट्रिक डेटा देखे या अपने पास स्टोर किए। आपकी प्राइवेसी बनी रहती है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी तो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर तो है। उस स्कैम अलर्ट वाले तेलुगु वीडियो में भी इन बातों का जिक्र है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उस वीडियो में इन चिंताओं को उठाने के बाद उनका जवाब देने की भी कोशिश की गई है। अच्छा, क्या तर्क दिए गए हैं? उसमें कहा गया है कि पहली बात, लाखों लोग पहले से ही इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। दूसरी, इसमें कोई पैसा नहीं लगाना पड़ रहा। तीसरी बात, हर 4 घंटे में माइन करने में 1 मिनट से भी कम लगता है। ओके। और सबसे अहम बात, उस स्रोत के अनुसार प्रोजेक्ट का मकसद फ्री पैसा बांटना नहीं है, बल्कि अपनी ह्यूमन वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने साबित करना और उसके चारों ओर एक बड़ी कम्युनिटी बनाना है। तो एक तरफ गूगल और NYSE जैसे बड़े नाम हैं जो इसे विश्वसनीयता देते हैं, और दूसरी तरफ ये डर है कि हमारा बायोमेट्रिक डेटा कहाँ जा रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा विरोधाभास लगता है। हाँ, और इसकी विश्वसनीयता को और पुख्ता करने के लिए दूसरे स्रोतों में कुछ और बड़े नामों का भी जिक्र है। इंटेलिंक को गूगल फॉर स्टार्टअप्स, NYSE, NIST और AWS का समर्थन प्राप्त है। NIST और AWS भी? जी, ये संस्थागत समर्थन यानी इंस्टीट्यूशनल बैकिंग दिखाता है कि ये सिर्फ गली मोहल्ले का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इसके पीछे गंभीर विजन और तकनीकी आधार है। लेकिन फिर भी डेटा प्राइवेसी का सवाल अपनी जगह कायम रहता है। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर ये बनती है कि ILLG टोकन की कहानी सामान्य क्रिप्टो की तरह नहीं है, जहां सब कुछ मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। यहाँ हर चीज एक ही दांव पर लगी है। क्या इंटरलिंक्ड नेटवर्क अरबों असली इंसानों को अपने साथ जोड़ पाएगा? अगर हाँ, तो वो फॉर्मूला इसे बहुत ऊंचा ले जा सकता है। और अगर नहीं, तो ये कुछ सेंट की कीमत पर ही सिमट कर रह जाएगा। और इसका जो ड्यूल टोकन मॉडल है, वो लोगों को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की जगह लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए तैयार करने की कोशिश है। बिल्कुल। यहाँ मुख्य संघर्ष महत्वाकांक्षा और उसे लागू करने की चुनौती के बीच है। 1 अरब यूजर्स का लक्ष्य, अमेरिकी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग का सपना और ऐप स्टोर को टक्कर देने का विजन, ये सब बहुत बड़ा है। सही बात है। सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि वे तकनीक, भरोसा और कम्युनिटी ग्रोथ, इन तीनों को एक साथ कैसे साधते हैं। और ये हमें एक बड़े विचार पर छोड़ जाता है। एक स्रोत में ह्यूमन क्रेडिट स्कोर या HCS का जिक्र है। हाँ, HCS। ये नेटवर्क में किसी व्यक्ति के योगदान और भरोसे को मापता है। मतलब ये स्कोर इस पर आधारित होगा कि कोई कितनी बार माइनिंग करता है, कितने लोगों को रेफर करता है और नेटवर्क में कितनी भागीदारी दिखाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और थोड़ा डरावना विचार भी है। सही कहा। और सोचने वाली बात यह है, अगर किसी व्यक्ति की ऑनलाइन पहचान और उसका योगदान एक क्रेडिट स्कोर बन जाए, तो ये डिजिटल दुनिया में विश्वास और प्रतिष्ठा को कैसे बदल सकता है। जहां आपका डिजिटल बर्ताव। এই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হতে চাইলে লিংক ডেসক্রিপশন বক্স থাকবে, অবশ্যই যুক্ত হবেন। এছাড়া ওর টেলিগ্রাফ চ্যানেলে আরও বিস্তারিত জানার জন্য সংযুক্ত হতে পারেন।